सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में मैं ज्योति बाला आप सबको तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाले कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास में दोनों पद या तो उपमान और उपमेय होंगे या विशेषण और विशेष्य होते हैं। ये मैं आपको पिछले वाले जितने वीडियो हैं उसमें बता चुकी हूँ मैं कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है। पहला उदाहरण है महात्मा। महात्मा यहाँ समासिक पद है जिसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा महान है जो आत्मा। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है। आत्मा कैसी है? महान है। आत्मा जो है उसकी विशेषता है कि वो महान है, इसीलिए यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है। अगला देखिए प्रधानाध्यापक, इसका विग्रह हो जाएगा प्रधान है जो अध्यापक। इसमें भी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नील गगन, विग्रह क्या होगा? नीला है जो गगन। यहाँ भी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अगला देखेंगे कमल नयन, विशेषण। यहाँ पर विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन। अब यहाँ पर देखिए तुलना हो रही है, उसके समान बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध है। नयन किसके समान है? कमल के समान है। दोनों में तुलना हो रही है कि ये गुण में बड़ा है, ये छोटा है, तो नयन जो है वो कमल के समान है, इसीलिए यहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध है। अगला देखते हैं वचनामृत, वचन रूपी अमृत। वचन कैसा है? अमृत के समान है। यहाँ भी उपमेय उपमान का संबंध है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, विग्रह हो जाएगा तो विद्या क्या है? धन है, हमारे लिए धन के समान है, इसीलिए यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध बताया गया है। अर्थात जिस समास में उपमेय और उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों कहीं कहीं एक ही समासिक पद में बहुब्रीहि और कर्मधारय समास भी होता है और वो विग्रह के आधार पर हम लोग उसको समझते हैं। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण। हमने एक समासिक पद लिया कमल नयन। कमल जैसे नयन, नयन कैसे हैं? कमल के जैसे हैं, तो ये कर्मधारय समास हो गया। यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है। लेकिन अगर इसी कमल नयन शब्द को या समासिक पद को अगर हम इस तरह से विग्रह करें कि कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात कृष्ण, तब ये किसी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ पर है, ये बहुब्रीहि समास है। अगले उदाहरण से समझते हैं महात्मा। विग्रह क्या है? महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है। यहाँ कर्मधारय समास है और विशेषण विशेष्य का संबंध है। इसको इस तरह से अगर हम लोग इसका विग्रह करें, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात कोई विशिष्ट व्यक्ति, तब यहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है और यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। एक और उदाहरण से इसको हम लोग समझेंगे। नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास है। कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अगर इसको हम लोग इस तरह से विग्रह करें कि नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव, तो शिव यहाँ पर तीसरा पद है जिसकी प्रधानता है। नीला और कंठ दोनों गौण हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बच्चों हमारा अगला समास है द्विगु समास। आइए देखते हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाच्य होता है, काउंटिंग वाला होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसको देख लेते हैं कि जहाँ समासिक पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। हमने पहला उदाहरण लिया चौराहा। उसका विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार। देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची है, चार विशेषण है, इसलिए द्विगु समास है। एक और उदाहरण लेते हैं तिरंगा। तीन रंगों का समाहार।
इसका विग्रह कैसे होगा? समाहार या समूह करके विग्रह होता है। सतसई 700 का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, पंचतंत्र पंचतंत्रों का समाहार। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे समासिक पदों का पहला पद जो है वो संख्यावाची है। 4, 3, 7, 9 और 5 या 5। तो जिस समासिक पद में पहला पद संख्यावाची हो, काउंटिंग वाला हो, वो द्विगु समास कहलाता है। बहुत ही आसान है समझना। अब देखिए, द्विगु और बहुब्रीहि समास में भी समास विग्रह के आधार पर अंतर होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि समास विग्रह के आधार पर हम लोग दो तरह से इनको समास विग्रह कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, षडानन एक विग्रह होगा, 6 आननों का समाहार। तो यहाँ पे 6 काउंटिंग वाला आ गया और समाहार है, द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची है। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी विग्रह कर सकते हैं, 6 आननों वाला, अर्थात कार्तिकेय, जिसके 6 मुख हैं वो कार्तिकेय हैं। तो यहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, इसीलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। अगला देखते हैं, त्रिलोचन, इसका विग्रह क्या होगा? 3 लोचनों का समाहार। कौन सा समास है? द्विगु समास है। यहाँ संख्यावाची आया है पहला पद। इसको हम लोग बहुब्रीहि समास में अगर विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव, भगवान शिव। तो देखा आपने कि बहुब्रीहि समास में यहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो गई, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो गया। तो बच्चों, ये हमारा द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास में अंतर भी आप लोगों ने समझ लिया। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समास जो मैंने पढ़ाया है 5 वीडियो के माध्यम से, वो आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि आपको समास का विग्रह और समासिक पद बनाने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।